नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। तो साथियों, लास्ट टाइम में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था पृथ्वी की गतियां। जो मित्र लोग, जो साथी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया था घूर्णन गति, तो उस वीडियो को जरूर देख ले, काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। साथियों, आज अपना टॉपिक है जो अपना पहले से चला आ रहा है, पृथ्वी की गतियां। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक अपने अक्ष के सहारे अपनी जगह घूमती है, और दूसरी जो गति है वो है परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, इसको परिक्रमण गति कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको घूर्णन गति अच्छी से समझ में आएगा। और एक बार जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों, तब आपको वो चीजें पता चल जाएगी कि हमने क्या पढ़ा था और अपने क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो टॉपिक शुरू कर देते हैं मेरे दोस्तों। आज पढ़ेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, तो परिभ्रमण गति हम पढ़ चुके हैं। परिक्रमण गति क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। परिक्रमण गति की बेसिकली बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी करेगी। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करेगी, पश्चिम से पूर्व। कैसे घूमेगी मेरे मित्रों, पश्चिम से पूर्व, और वही है एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना, चाहे गति घूर्णन हो चाहे परिक्रमण हो, पश्चिम से पूर्व और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट टाइम में मैंने बताया था, कई मित्र लोग ये सोच रहे हैं कि सर एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों, पश्चिम से पूर्व ही क्यों। तो इससे मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि होता क्या है कि पश्चिम से पूर्व क्यों घूमती है, क्योंकि पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है मेरे दोस्तों, वो पूर्व की तरफ ज्यादा है। और पूर्व की तरफ ज्यादा इसका झुकाव होने के कारण पृथ्वी क्या करती है, पूर्व की तरफ से घूमती है इस और एंटी क्लॉकवाइज। और परिक्रमण काल के दौरान क्या होता है, कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग और सूर्य के गुरुत्व प्रभाव के कारण क्या होता है कि पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो क्या है ये परिक्रमण गति, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ये आपका अंडाकार ऑर्बिट है, परिपथ है, वर्ताकार नहीं है, लगभग दीर्घ वर्ताकार हम कह सकते हैं इसको। इसके लगभग केंद्रीय भाग में है मेरे दोस्तों सूर्य, सन। अब आपकी ये अर्थ है, जैसे सब ग्रह की, मैंने सौरमंडल जब आपको टॉपिक बताया था कि हर ग्रह की क्या होती है अपनी कक्षा, तो ये अपने पृथ्वी ग्रह की क्या है मेरे दोस्तों, कक्षा है। तो इस कक्षा के दौरान पृथ्वी क्या करेगी, ये क्या कर रही है मेरे दोस्तों, परिक्रमा कर रही है। इस प्रकार से पृथ्वी क्या करेगी मेरे दोस्तों, परिक्रमा करेगी। ये पूरी की पूरी परिक्रमा करती है किसके, इस सूर्य के। और ये अपने अक्ष पर, जो कि मैंने बताया था कि कितनी झुकी हुई है मेरे दोस्तों, 23.5 डिग्री इसका क्या है मेरे दोस्तों, झुकाव है। कितने डिग्री झुकाव है इसका, 23.5 डिग्री। क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है मेरे दोस्तों। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है मेरे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम, और ये क्या हो गया, पूर्व। पश्चिम से पूर्व सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। और कैसे कर रही है मेरे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में पृथ्वी क्या करती है मित्रों, घूर्णन करती है, यानी परिक्रमा करती है। और इस, ये जो स्पीड, आई मीन ये परिक्रमण जो काल है, इसकी जो स्पीड है 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 29 किलोमीटर पर, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये क्या करती है, परिक्रमा करती है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटती है। इसे, ये जो परिक्रमण गति है, इसमें जो समय लगता है मेरे दोस्तों,
वो लगता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। ये जो समय लगता है, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 6 घंटे का क्या लगता है मेरे दोस्तों, समय लगता है पूरे काल में। तो इस 365 दिन को हम एक साल मानते हैं। तो ये जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है, इससे वर्ष बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वार्षिक गति। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, वार्षिक गति। जैसे अपन ने दैनिक गति पढ़ी थी और एक वार्षिक। जो घूर्णन गति है वो दैनिक गति है, जो परिक्रमण गति है वो वार्षिक गति है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो इनके प्रभाव। जैसे हमने घूर्णन गति के प्रभाव पढ़े थे कि देशांतरों का हमने जो निर्धारण किया वो घूर्णन गति के कारण किया। जैसे हमने अब केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल, कोरियोलिस बल की चर्चा की। जैसे हमने पढ़ा ज्वार भाटा उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि घूर्णन गति के कारण ही हुआ है। तो वो सारी चीजें हमने उसके प्रभाव पढ़े हैं। दिन रात का बनना हमने पढ़ा, तो वो सारी चीजें उसके क्या है, प्रभाव। ये आपकी परिक्रमण गति हो गई। और ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है, अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाती है, जिसको परिक्रमण पथ या परिक्रमा कहते हैं। इसी को परिक्रमण कहते हैं। दिशा ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व और एंटी क्लॉकवाइज 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। और 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में ये पूरा एक पथ पूरा परिक्रमा कर लेते। कई मित्र लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पृथ्वी गतियां कर रही है और 2 प्रकार की गतियां कर रही है। एक पृथ्वी कर रही है घूर्णन गति, जो अपनी ही जगह घूम रही है, और एक गति हो गई आपकी परिक्रमण। तो कई मित्र लोगों के दिमाग में यह होगा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्या कई दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि क्या सर ये दोनों गतियां एक साथ होती हैं। कई मित्र लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि जैसे परिक्रमण गति अलग समय से हो रही हो, घूर्णन गति अलग समय से हो रही हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो दोनों गतियां हैं पृथ्वी से एक साथ करती है, कैसे करेगी वो आपको पता होना चाहिए। देखो पृथ्वी क्या करती है, अपनी जगह भी घूम रही है, ठीक है, और अपनी जगह के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये क्या कर रही है, आगे की ओर भी बढ़ रही है। दोनों काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परिक्रमण गति ये कहे परिभ्रमण को कि एक बार तू घूम ले फिर बाद में बचा लूंगी, ऐसा नहीं है। दोनों गतियां साथ चलती हैं मित्रों। पर अपनी जगह भी ये पृथ्वी घूम रही है और थोड़ा थोड़ा ये क्या कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। तो आपको पता है कि दिन रात भी बन रहे हैं। परिक्रमण गति जो आप प्रभाव पड़ोगे, जैसे ऋतु परिवर्तन है, ठीक है, वर्ष का बनना है, वो सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे उन चीजों को। अभी आपको ये समझना है कि परिक्रमण गति क्या है, किस स्पीड से, और ये समय क्या लगता है। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों प्रभाव, परिक्रमण गति के प्रभाव कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं परिक्रमण गति के। देखो पहला जो प्रभाव है मित्रों, फर्स्ट प्रभाव, वो है नंबर 1, अक्षांशों का निर्धारण। अक्षांशों का निर्धारण, जैसे हमने पढ़ा था घूर्णन गति में किसका निर्धारण किया था हमने, देशांतरों का। इसमें किसका निर्धारण होगा, अक्षांशों का। अगर आपसे पूछे कि अक्षांशों का निर्धारण कौन सी गति से हुआ है, तो परिक्रमण गति से। हालांकि आप जानते हैं कि अक्षांश देशांतर हम अलग से पढ़ेंगे, और ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, क्या इनका इफेक्ट है वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अक्षांशों का निर्धारण कैसे हुआ, कैसे परिक्रमण गति अक्षांशों का निर्धारण करती है। हर चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे, हर चीज समझने की है ऐसा नहीं है, तो आपको हर चीज समझते चलना है। तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। सपोज दैट ये मान लेते हैं आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी 23.5 बोले तो कड़क है, ये आपकी मकर है।
ये आपकी झुकाव है, इस वजह से ये आपकी करक है, ये आपकी विस्वत है, करक, विषुवत और मकर। जीरो डिग्री समझना है केवल आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसके अलावा यह आपकी 0 डिग्री है, ये करक मकर है, ये करक है, करक, विषुवत और मकर। जैसे हम पढ़ते हैं कि 21 जून को 21 जून सॉरी 21 मार्च 21 मार्च को क्या होता है मेरे दोस्तों, 21 मार्च को सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो कौन सी रेखा पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे पड़ती है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें क्या होता है, विषुवत रेखा पे होंगी। और इस स्थिति को हम आगे वैसे पढ़ेंगे, विषुव की स्थिति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, विषुव की स्थिति। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा पे होता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, सूर्य क्या होगा, उत्तरायण होगा। क्या होगा मित्रों, उत्तरायण। उत्तरायण की स्थिति में क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है, जो पहले कहाँ पे था, विषुवत रेखा पे था, वो धीरे धीरे क्या होगा मेरे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की तरफ पहुंचेगा। और स्थिति आती है 21 मार्च के बाद में 21 जून। 21 जून को जो सूर्य का प्रकाश रहता है, इसको थोड़ा सा सही बनाएं। यानी 21 जून को जो सूर्य है उसका जो प्रकाश चला जाता है वो कौन सी रेखा पे चलता है दोस्तों, करक रेखा पे, जिसको हम करक अयनांत बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ऋतु ग्रीष्म हो जाती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वापस जो स्थिति बनती है 21 जून के बाद में, वो दोस्तों बनती है 21 सितंबर। 21 सितंबर को क्या होता है दोस्तों, 21 सितंबर को वापस सूर्य जो है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये लगभग 23.5 डिग्री तक ही जाता है। और 23.5 डिग्री के बाद में वापस धीरे धीरे क्या होगा, इसका प्रकाश क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आएगा। जो सूर्य यहाँ पे चला गया था प्रकाश, हालांकि सूर्य नहीं जाता, पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से ये चीजें हो रही है। अभी समझाने के लिए तरीके से हम सूर्य को भी ऊपर नीचे करके बताएंगे आपको। तो क्या होता है कि यहाँ से करक रेखा पे सूर्य चला गया 21 जून, वापस सूर्य क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, धीरे धीरे वापस दक्षिणायन होगा। स्थिति आती है 21 सितंबर, सॉरी 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है, वापस जो सूर्य का प्रकाश है वो कौन सी रेखा पे आता है दोस्तों, भूमध्य रेखा पे। कौन सी रेखा पे वापस आता है, भूमध्य रेखा पे। और स्थिति वही बनती है जो 21 मार्च को होती है, वही स्थिति कब बनती है, 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद में चौथी जो स्थिति बनती है वो बनती है दोस्तों 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, वापस सूर्य कौन सी रेखा पे अपना प्रकाश देता है, यानी 23 सितंबर के बाद में सूर्य धीरे धीरे क्या होगा, दक्षिणायन। यहाँ पे क्या हुआ था, उत्तरायण। यहाँ पे क्या हो रहा है, दक्षिणायन। और जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है दोस्तों, वो सीधा प्रकाश पड़ेगा कहाँ पे, मकर रेखा पे, जिसको मकर अयनांत कहा जाता है। तो हमें कैसे पता चला, हमें कैसे इसका निर्धारण हुआ कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अक्षांश का निर्धारण। हमें कैसा पता चला कि ये 0 डिग्री है, कैसे पता चला कि ये करक रेखा है, कैसे पता चला कि ये मकर रेखा है। वो हमें पता चला कहीं से, पृथ्वी के परिक्रमण गति से, कि सूर्य का प्रकाश पहले 0 पे था तो हमने 0 डिग्री का निर्धारण कर लिया। फिर जिस प्रकार से ये सूर्य का प्रकाश ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, उसी आधार पर हमने अक्षांशों का क्या कर दिया, निर्धारण। हालांकि अक्षांश जब टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक चीज हम पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है, वर्त होते हैं या अर्धवर्त होते हैं, अक्षांश क्या है, उनकी दूरियां क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इनका महत्व क्या होता है अक्षांशों का, वो बात की चीज है। अभी आपको ये पता होना चाहिए अक्षांशों का जो निर्धारण हुआ है वो कौन सी गति के कारण हुआ है, परिक्रमण गति के कारण। थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता दूं, देखो
21 मार्च को जो स्थिति बनती है, सूर्य कौन सी रेखा पे है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहा जाता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पे होता है, इस स्थिति को ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं विषुव। विषुव होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुव के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? विषुवत रेखा। अब जब सूर्य 0 डिग्री पे है, सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, जैसे मान लें यह आपकी अर्थ है, यह आपकी 0 है, ये 23.5 एन है, ये 23.5 एस है। अब देखो पहली स्थिति में क्या है, यह आपका सूर्य है। फर्स्ट जो स्थिति है जो आप 21 जून वाली पढ़ रहे हैं, उसमें आपने क्या पढ़ा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा कहाँ चमक रहा है दोस्तों? विषुवत रेखा पे। और विषुवत रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश होता है, अब ये 0 डिग्री इस पूरे संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हर चीज समझने की आराम से पढ़ें, लोड ना लें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पे है तो दोनों गोलार्धों में जो प्रकाश जाएगा वो बराबर जाएगा। जितना उत्तरी गोलार्ध में जाएगा उतना ही किधर जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और शुरू के वीडियो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो सूर्य का प्रकाश अधिकतम जो जाता है उत्तरी गोलार्ध में आपके जाएगा कहाँ तक? 66.5 डिग्री एन, जिसको हमने क्या कहा था? आर्कटिक वर्ग। और दक्षिणी गोलार्ध में ये पहुंचता है कहाँ तक? 66.5 डिग्री, जिसको अंटार्कटिका वर्ग कहा था। क्या कहा था? अंटार्कटिका वर्ग। तो सूर्य का ज्यादा अधिकतम जो प्रकाश रहेगा वो 66.5 डिग्री एन रहेगा और 66.5 डिग्री एन। दोनों गोलार्धों में बराबर जाने के कारण दोनों गोलार्धों में समान क्या बनती हैं? स्थितियां। यानी दोनों गोलार्धों की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों की बात करें तो दोनों गोलार्धों में क्या होगा? दिन और साथ में रात। दिन और रात दोनों की अवधि क्या होगी? बराबर। ध्यान रखना दोस्तों, दिन और रात दोनों की जो अवधि होती है वो क्या होती है? बराबर। यानी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है जब सूर्य कहाँ रहता है? विषुवत रेखा पर। देखो इससे आगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ऐसा क्यों होता है कि कभी दिन की अवधि ज्यादा होती है, जैसे गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। गर्मियों में रात छोटी होती है, सर्दियों में रात बड़ी होती है। ये सारे की सारी चीजें आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो विषुव है पूरे साल में 2 होते हैं मेरे दोस्तों। कितने होते हैं? 2। तो ये 21 मार्च को जो विषुव होता है वो होता है मेरे दोस्तों बसंत। एक सर्द होता है, एक बसंत होता है, क्योंकि इस समय ग्रीष्मकाल प्रारंभ ही होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बसंत विषुव। तो एक चीज ध्यान रखना, विषुव की स्थिति कभी नहीं पूछेगा। आजकल एग्जाम थोड़ा चेंज हो गया कि पूछ लेगा, पहले क्या पूछा करते थे कि दिन और रात बराबर कितनी तारीख को होते हैं, या विषुवत रेखा पर सूर्य कितनी तारीख को सीधा चमकता है। अब थोड़ा सा इसको घुमा के ये पूछ सकता है कि बसंत विषुव कितनी तारीख को आता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, बसंत विषुव कब आता है? 21 मार्च। अब चलो, अब मैंने आपको बताया 21 मार्च के बाद में क्या होता है। मैंने बताया था समझाने के लिए हम सूर्य को ही लेके चल रहे हैं ऊपर नीचे, जैसे सूर्य कहीं नहीं जाता, पृथ्वी घूम रही है। अब क्या होगा? पहली स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में आपने देखा कि सूर्य यहाँ पे था 21 मार्च को। अब धीरे धीरे क्या हुआ? मैंने बताया कि सूर्य क्या होता है? उत्तरायण। सूर्य नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश मेरे दोस्त उत्तरायण होता है। क्यों होता है? पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा। स्थिति ऐसे बनती है कि सूर्य का प्रकाश यानी 21 मार्च के बाद धीरे धीरे क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवेश कर जाता है। समझने के लिए हम सूर्य को हम ले जा सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि जो सूर्य पहले यहाँ पे था वो धीरे धीरे क्या हुआ? आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और स्थिति बनती है सेकंड। दूसरी स्थिति जो बनती है 21 जून। 21 जून को सूर्य जो रहेगा वो आपके कहाँ रहेगा? कर्क रेखा पर। सीधा कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पर। यही कारण है दोस्तों
कि मार्च के बाद से ही अपने भारत में, क्योंकि भारत क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, और पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद में ही क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियां पड़ना क्या होती है, प्रारंभ। तो कई सोचते हैं मित्र, ये सोचते हैं कि सर ये मार्च में के बाद से गर्मी क्यों पड़ती है, या क्या ऐसा भगवान ने कह के भेजा? ऐसा कुछ भी नहीं। चमत्कार जो है जितने भी हैं वो इस सूरज भगवान के हैं दोस्तों, और इस धरती माता के हैं। इन दो के अलावा कोई चमत्कार ज्योग्राफी में या अपने जो भौगोलिक आप देखते हैं कुछ भी नहीं है, बस ये दो के चमत्कार है। तो क्या होता है, 21 मार्च के बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होगा, और उत्तरायण की स्थिति में क्या होगा कि सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ ही अपने जो भारत है या जितने भी उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र वहां पे गर्मियां पड़ना शुरू हो जाती है। तो दूसरी स्थिति जो बनी 21 जून को बनी, और सूर्य कहाँ पे प्रकाश रहा, करक रेखा पे। जब सूर्य करक रेखा पे होता है उसको भूगोल की भाषा में बोलते हैं करक अयनान। यहीं पे ध्यान दे लेना मेरे दोस्तों, करक अयनान, करक अयनान। करक अयनांत क्या है, जब सूर्य करक रेखा पे होता है तो उसको करक अयनांत बोलते हैं। और करक अयनांत कितनी तारीख को होगा आपसे पूछे तो 21 जून को। इसको करक संक्रांति भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसको, करक संक्रांति। करक रेखा पर जब सूर्य रहता है तो उसको क्या कहते हैं, करक संक्रांति। और ये स्थिति बनती है 21 जून को। 21 जून को क्या होगा, इफेक्ट क्या होता है 21 जून के दिन, आप सभी को पता है कि 21 जून के दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां पड़ेंगी, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, सर्दियां पड़ेंगी। अभी आपको जब ऋतु परिवर्तन बताएंगे तो ये वापस से बताएंगे, अभी इतना ही समझ लो इसके बारे में। तो करक है नाम, करक संक्रांति जिसको हम कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जाने का 21 जून के बाद में क्या होगा, जब सूर्य यहाँ था तो वापस धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य दक्षिणायन होता है। क्या होता है, दक्षिणायन। वापस सूर्य दक्षिणायन होगा, और स्थिति वापस वहीं पे आ जाती है। तारीख होती है कितनी, 23 सितंबर। और 23 सितंबर को सूर्य कौन सी रेखा पे रहता है, वापस 0 डिग्री। जो स्थिति 21 मार्च को होती है वो स्थिति कितनी तारीख को होती है, 23 सितंबर। और आप देखा करो मार्च का और सितंबर का महीना, ना अपने यहाँ ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी, यानी एक तो तीसरा महीना और एक नवो महीनों। नवो महीनों और तीसरा महीनों आप जानते हो कैसा लगता है, कैसे फीलिंग आती है, नींद वाली फीलिंग, ऐसा लगता है बिल्कुल सब गुमसुम वाला सिस्टम होता है, क्योंकि इस समय ना गर्मी ज्यादा है, सुहावना मौसम भी रहता है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी। नींद ऐसी मौसम में आती है, सुहावने मौसम में, क्योंकि ज्यादा सर्दी होगी तो भी आपको ज्यादा नींद नहीं आएंगी, और ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वैसे पसीने से हालत खराब। तो मार्च और सितंबर का जो महीना देखा करो आप, बैठे बैठे अपने आप ही आप सोओगे, ठीक है ना। तो नवा महीना और तीसरा महीने का आप ध्यान रखा करो थोड़ा सा। तो 23 सितंबर को स्थिति यही होती है, इसको भी क्या कहते हैं, विषुव की स्थिति होती है। ये क्या होती है, विषुव। लेकिन ये वाला विषुव कौन सा होता है, शरद है। मैंने दो विषुव बताए हैं, एक ग्रीष्म विषुव, बसंत विषुव, और एक शरद। 23 सितंबर के बाद में क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे सूर्य वापस, अब देखो 21 मार्च के बाद तो कहा गया था, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, और सूर्य कौन सी रेखा पे सीधा चमकेगा, मकर रेखा पे। और मकर रेखा पे ये स्थिति बनती है दोस्तों कितनी तारीख को, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या बनती है, ये तारीख बनती है। मकर रेखा पे सूर्य होता है, तो इसको हम कहते हैं भूगोल की भाषा में मकर अयना। क्या कहते हैं मित्रों, मकर अयनान, मकर अयनान, और इसी को मकर संक्रांति भी कहते हैं। अब कई मित्र लोग कह रहे हैं कि सर फिर वो 14 जनवरी क्या है, आपने तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर ही बता दी, फिर वो 14 जनवरी क्या है। तो ध्यान रखो मेरे दोस्तों, जो अपन 14 जनवरी वाले जो मकर संक्रांति, जैसे अपने 12 राशियां हैं, ये रेखाएं अलग है, ये मकर रेखा अलग है। जैसे अपने 12 राशियां हैं, जैसे मकर राशि है, कर्क राशि है, मेष है, धनु है। तो 14 जनवरी को क्या होता है, हालांकि 22 दिसंबर के बाद में ही ये मकर राशि में प्रवेश कर जाता है कौन, सूर्य। और 14 जनवरी को सीधा प्रकाश रहता है कौन सी राशि पर, मकर राशि पर। मकर राशि पे होने के कारण उसको हम किस रूप में मनाते हैं, किस पर्व के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
तो इन अक्षांशों का हम पता कैसे चला कि ये विषुवत है, ये करक है, ये मकर है, बाकी अक्षांशों का निर्धारण भी इनके अनुरूप ही कर लिया गया। तो अक्षांशों का जो निर्धारण होता है वो कौन सी गति का प्रभाव है? परिक्रमण गति। आज आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। कैसे आपने कभी होता है कि किस प्रकार गर्मियों में दिन बढ़ जाते हैं, सर्दियों में दिन की अवधि कम होती है, ऐसा क्यों होता है वो भी आपको पता चलेगा। आपके दिमाग में ये भी होगा कि गोलार्धों पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा होता है क्या वास्तव में? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। यानी गोलार्धों में पूरे जो क्षेत्र वहां पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। और ऐसे क्षेत्रों में मानव भी निवास करता है। फिर आप सोचते हैं, दिमाग में ऐसा आता है कि क्या कारण है कि गर्मियों में सूर्य बहुत जल्दी ही यानी बहुत देर तक अपने को दिखता है, सर्दियों में सूर्य बहुत कम समय के लिए दिखता है, वो अवधि क्यों बनती है वो भी आपको पता करना है। साथ ही मित्रों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार आप पढ़ते हैं कि लीप वर्ष आता है कि फरवरी में 29 दिन 4 साल के बाद में ही क्यों आता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो आशा करते हैं कि चीज समझ में आ गई होगी आपको। जितना स्थितियां अच्छी तरह समझ में आ गई। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। चलो, तो पहला प्रभाव ने पड़ा अक्षांशों का निर्धारण। दूसरा प्रभाव पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। क्या कारण है कि गर्मियां आ जाती हैं, क्या कारण है सर्दियां पड़ती हैं, क्या कारण है बरसात ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है। ये ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं? कभी आपने जानने का प्रयास किया है कि ऐसे क्या है? ऐसा तो है नहीं कि ये सारे भगवान के चमत्कार हैं कि भगवान चाहे तब गर्मी पैदा कर दे, भगवान चाहे तब सर्दी आ जाए। ऐसा तो है नहीं, फिक्स टाइम पे होता है ऐसा। ये सारे क्या है दोस्तों? ज्योग्राफिकल कारण है। देखो कैसे होते हैं ऋतु परिवर्तन। अभी जो आपने परिक्रमण काल, अभी परिक्रमण गति आपने पढ़ते पढ़ी, वो सारी चीजें वही है। तो ऋतु परिवर्तन की जैसे जनरली हम पढ़ते हैं ऋतु परिवर्तन। और ऋतु परिवर्तन, ऋतु की बात करें तो केवल 3 ही ऋतु होती है मुख्य रूप से। कितनी ऋतु है? हालांकि ऋतु परिवर्तन की स्थितियां जो बनती हैं, जो भी हमने पढ़ी थी स्थितियां, वो स्थितियां 4 बनती है दोस्तों। कैसे होता है ये ऋतु परिवर्तन? अभी आपने डायग्राम पढ़ा था, आपने देखा पहली स्थिति 21 मार्च। अब वो डायग्राम दोबारा बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 21 मार्च को क्या होता है? सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पे है। यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। देखो 21 मार्च को क्या होगा? सूर्य क्या होगा? विषुवत रेखा पे होगा। और जब सूर्य विषुवत रेखा पे होता है तो स्थिति मैंने बता दी विषुवत होती है। 21 मार्च के बाद में सूर्य क्या होगा? धीरे धीरे उत्तरायण होगा। धीरे धीरे क्या होगा? उत्तरायण। यही कारण है, उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या कर जाता है? प्रवेश। यही कारण है कि मार्च के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? मार्च के बाद से ही धीरे धीरे क्या पड़ना शुरू हो जाती है? गर्मी। गर्मी पड़ना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब जब गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है यानी कौन से ऋतु का प्रारंभ हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु। कौन से ऋतु आ गए आपके? ग्रीष्म ऋतु। और ये कब तक ऐसा सिस्टम रहता है? जब सूर्य कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे। दूसरी स्थिति 21 मार्च और 21 जून, यही पढ़ लो आप। 21 जून को जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे आ जाता है दोस्तों।
और 21 जून को जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो सीधा कहाँ पड़ेगा? आपके कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। तो ग्रीष्म ऋतु रहती है उत्तरी गोलार्ध की बात करें, और 21 जून का जो दिन है दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे क्या होता है? बड़ा दिन। यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कर कहें तो वो कौन सी तारीख होगी? 21 जून। और गर्मियां हैं और 21 जून का ही दिन इस उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होता है दोस्तों। क्या होगा? गर्म दिन। अब उत्तरी गोलार्ध की बात करें और अपना जो भारत है वो भी उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम भारत में भी कहते हैं कि सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। सबसे गर्म दिन कौन सा है? 21 जून। चलो, और आपको पता है कि दिन बड़े होंगे, दिन बड़े तो रात क्या होंगी? छोटी। रात क्या होती है? छोटी। यानी 21 जून को क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रात क्या होंगी? छोटी। और आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में क्या होते हैं? दिन की अवधि, दिन की अवधि, दिन की अवधि क्या होती है? लंबी होती है। दिन बहुत बड़े होते हैं और रात क्या होती है दोस्तों? छोटी होती है। आप देखते हो गर्मियों में सुबह 5 बजे सूर्य दिख जाता है, रात को 8 बजे तक दिखता है उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो। क्यों ऐसा होता है कि सूर्य जल्दी दिख जाता है? देखो, एक तो प्रकाश यहाँ से आए, यहाँ पे, तो यहाँ से प्रकाश आने में समय लगेगा, यहाँ से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य है तो प्रकाश यहाँ से जल्दी आएगा। यही कारण है कि हमें सूर्य बहुत जल्दी दिखता है और ये लास्ट देर तक हमें दिखता रहता है। इस वजह से दिन की अवधि क्या होती है दोस्तों? लंबी होती है, जबकि रात की अवधि क्या होती है? छोटी। अभी तीसरा प्रभाव पड़ेंगे वो आप यही समझ लो कि दिन रात की अवधि में परिवर्तन। अवधि का मतलब कभी बड़े कभी छोटे, वो यहीं पे समझ लो। ये तो बात हो गई दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की। अब बात करें दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, अफ्रीका का भाग है कुछ थोड़ा बहुत, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? 21 मार्च के बाद से ही सूर्य जब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे और ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु। कौन सी ऋतु रहती है दोस्तों? शीत ऋतु। कौन सी ऋतु रहती है? शीत ऋतु। यानी सर्दी पड़ती है। यानी जब अपने भारत में क्या पड़ेंगी? गर्मियां पड़ेंगी, उस समय ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो दक्षिणी गोलार्ध है पूरा का पूरा, वहां पे क्या पड़ेंगी? सर्दियां पड़ेंगी। हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जब हम एसी वगैरह पंखे वगैरह स्टार्ट कर देते हैं चलाना, मिस्त्री वगैरह के डालते हैं पंखे वगैरह, उस समय ये जो दक्षिणी गोलार्ध यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो लोग हैं वो रजाइयों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या पड़ने पाने वाली है? सर्दियां पड़ने वाली है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ती है? सर्दियां पड़ती है। और शीत ऋतु है, और शीत ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में। और बात करें 21 जून ये वाली तारीख, क्योंकि 21 मार्च मैंने बता दिया दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि दोनों क्या होंगी? बराबर। मैंने अपने को किसको पकड़ना है? जून को। जून का महीना जो कि सबसे गर्म दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, ध्यान रखना। जून का महीना गर्म महीना है। सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। अब जो चीज यहाँ पे हमने अप्लाई की है उत्तरी गोलार्ध में, उसके ठीक विपरीत हम कहाँ चलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी? ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? शीत ऋतु। अब शीत ऋतु है और 21 जून का जो दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे ठंडा दिन होगा। यहाँ पे कैसा था? गर्म था। यहाँ पे क्या है? ठंडा। इसके अलावा सबसे छोटा दिन, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गर्मियों में दिन बड़े रात छोटी, सर्दियों में दिन बड़े सर्दियों में दिन छोटे रात बड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा? छोटा दिन। सबसे छोटा दिन है उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। सबसे ठंडा दिन भी यही है। दिन छोटा है तो सबसे बड़ी क्या होगी? रात। अवधि में परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिन बड़े हैं, यहाँ पे दिन छोटे हैं। छोटा और बड़ा ऐसा क्यों हो रहा है? दिन और रात की अवधि में भी क्या होता है? परिवर्तन। वो कौन सी गति का प्रभाव है दोस्तों? परिक्रमण गति का। 21 जून सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, सबसे ठंडा दिन भी यही है। और कौन सी ऋतु रहती है यहाँ पे? शीत ऋतु। लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे शीत ऋतु में दिन की अवधि छोटी, दिन की अवधि क्या होगी? छोटी, और रात की अवधि क्या होगी? अवधि वो क्या होगी? बड़ी। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो ये
गर्मी और सर्दी जो पड़ी है, वो ऋतु जो परिवर्तन हुआ है, वो कौन सी गति का परिणाम स्वरूप है दोस्तों? परिक्रमण गति का। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज बेसिकली हम पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी को, एक एक बात की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अभी दो तिथियां और पढ़ी, 4 स्थितियां 2 पढ़ ली। एक है 23 सितंबर और 22 दिसंबर। देखो दोस्तों क्या होता है, अगर पहले वाली चीज समझ में आ गई तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भूमध्य कारक और मकर स्थिति, यानी जब सूर्य यहाँ था 21 जून को हमने देखा, यहाँ था सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य था। 21 जून के बाद धीरे धीरे सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य कहाँ जाएगा? यहाँ पे। कितनी तारीख है? 23 सितंबर। सूर्य वापस कौन सी रेखा पे आ गया? विषुवत रेखा पे। 23 सितंबर के बाद से ही धीरे धीरे सूर्य क्या होगा? दक्षिणायन होगा। और 22 दिसंबर को वापस जो सूर्य है उसका प्रकाश कहाँ पड़ेगा? आपकी मकर रेखा पे, यानी सितंबर के बाद से। यही कारण है कि सितंबर के बाद से ही यह आपका मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? जब सूर्य यहाँ था तो सीधा प्रकाश पड़ रहा था, यहाँ तक भी थोड़ा बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन इसके बाद से धीरे धीरे यहाँ से देखो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। सितंबर के बाद से धीरे धीरे क्या पड़ना शुरू हो जाती हैं? सर्दियां। और दिसंबर में भयंकर क्या पड़ती है? सर्दी, कड़ाकेदार। तो 22 दिसंबर की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? शीत ऋतु है। 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा दिन, जो कि पहले जैसे 21 जून पड़ा था ना दक्षिणी गोलार्ध में, वो स्थिति यहाँ बन रही है। सबसे छोटा दिन भी यही है 22 दिसंबर। कहाँ का? उत्तरी गोलार्ध। और सबसे ठंडा महीना जो है यहाँ का, वो दिसंबर है। कड़ाके की ठंडक पड़ती है दिसंबर माह में। ये तो बात हो गई उत्तरी गोलार्ध। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में देखो सूर्य का प्रकाश होने की वजह से यहाँ पे क्या पड़ेगी? ग्रीष्म ऋतु। और सबसे जो गर्म दिन होगा वो 22 दिसंबर, सबसे गर्म दिन और सबसे बड़ा दिन। यहाँ पे ध्यान रखना, छोटा दिन है यहाँ पे 22 दिसंबर, तो रात क्या होगी? बड़ी। सबसे बड़ी जो रात होगी वो मेरे दोस्तों 22 दिसंबर ही होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है तो रात क्या होगी? छोटी। सबसे छोटी जो रात है वो कितनी तारीख की है? 22 दिसंबर की। तो इस प्रकार से क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन। वो भी कौन सी गति का प्रभाव आया है? अपने परिक्रमण गति का। परिक्रमण गति के प्रभाव से हमने देखा कि ये 4 स्थितियां बनी और ये सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट, प्रभाव। हालांकि सारे इसी से रिलेटेड हैं। ये चीज अगर पहले वाला डायग्राम समझ आ गया तो आगे तो दिक्कत ही नहीं है। तीसरा प्रभाव, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। दिन व रात की अवधि, दिन रात का बनना पृथ्वी की घूर्णन गति है मित्रों, और दिन रात की अवधि में परिवर्तन परिक्रमण गति का क्या है? प्रभाव। देखो क्या होता है, अभी जो डायग्राम जो चल रहे हैं वही सारे हैं। एक डायग्राम से समझ में आ जाएगी सारी चीजें आपको। भूमध्य कारक और मकर। सपोज ये स्थिति 21 जून को क्या होता है? दोनों गोलार्धों में बराबर का प्रकाश जाएगा, दोनों रेखाओं पे, यानी दिन रात बराबर। पहली स्थिति, जब सूर्य जैसे धीरे धीरे क्या होगा? उत्तरायण होगा। उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून को क्या होता है? जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो दिन की अवधि क्या होती है? बढ़ती है। अभी बताया भी था, दिन बड़े होने लगते हैं।
इसके विपरीत सूर्य की अनुपस्थिति में यहाँ पे क्या होंगे, दिन क्या होंगे, छोटे। और आपको पता है कि दिन बड़े होंगे तो रात क्या होगी, छोटी। यहाँ पे रात क्या होगी, छोटी, और यहाँ पे रात क्या होगी, बड़ी, जो कि मैंने पूर्व में बता दिया। तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे किस प्रकार दिन की अवधि में परिवर्तन होता है। और यही कारण है कि यानी 21 मार्च के बाद में अपने भारत में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जल्दी दिखता है और लेट तक दिखेगा, और यहाँ पे सूर्य क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लेट दिखेगा और लेट ही छिप जाएगा, यानी दिन की अवधि बिल्कुल क्या होगी, छोटी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझने का है पूरा का पूरा। चौथा प्रभाव देखो, चौथा प्रभाव है ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात। बहुत अजीब लगता है सुनने में कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात। अपने तो ये 12 घंटे वाला दिन ही नहीं पूछता, तो 6 महीने लगातार हम दिन को कैसे समझें, कैसे पॉसिबिलिटी है ऐसा वास्तव में होता है। देखो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। वही सारी चीजें अगर पहले वाली चीज समझ में आ गई तो आगे आराम से आएंगे आपको। 0 डिग्री यानी भूमध्य कारक और मकर। हालांकि अक्षांश देशांश जब अब अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाए, कौन सी कारक है कौन सी मकर है। कई जैसे मित्र नए हैं जिन्होंने पहले कभी भूगोल पढ़ा नहीं, उनको तो भी ये नहीं पता कि सर ये क्या है, भूमध्य क्या है, कारक क्या है, मकर। अभी आप थोड़ा सा ये समझ लो कि ये होते हैं तीन, कैसे होंगे, क्या है, अभी इनको क्यों निर्धारण कर रहे हैं, तब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज बताएंगे। तो देखो, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात कहते हैं। देखो 21 मार्च वही डेट है, आराम से याद हो गए होंगे। अब तो 21 मार्च को सूर्य यहाँ है और 21 जून को सूर्य कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। जब यहाँ पे सूर्य है तो देखो दोनों गोलार्धों में जो प्रकाश पहुंच रहा है समान रूप से पहुंच रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ सूर्य, दोनों गोलार्धों में जो सूर्य का प्रकाश है वो समान रूप से जा रहा है। वैसे कितने तक जाता है ये, यहाँ तक 66.5 और 66.5, यानी यहाँ तक सूर्य का प्रकाश क्या होगा, समान रूप से जाएगा दोनों गोलार्धों में। यहाँ पे सीधा पड़ रहा है, यहाँ पे तिरछी, जो अधिकतम जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो यहाँ पे पड़ती हैं। ये आपके गोलार्ध हो गए, ध्रुव जिनको बोलते हैं पोलर, यानी ध्रुवीय क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र। अब देखो जब स्थिति 21 मार्च को, यहाँ पे लिखते हैं इसको, 21 मार्च को हमने क्या देखा, हमने ये देखा दोस्तों कि 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में बराबर सूर्य का प्रकाश है। ऐसी स्थिति में हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इस ध्रुव पे दिन होगा या फिर इस पर रात होगी, या दोनों जगह ऐसी स्थिति समान स्थितियां रहती है मार्च के समय। अपनी भाषा में हम कहते हैं इसको भामरबोड़ा, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पे ना तो दिन हो ना रात हो, बीच वाला जो सिस्टम है बिल्कुल थोड़ा बहुत कम स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह एक ही स्थिति हो गई। भामरबोड़ा जिसको अपनी भाषा में राजस्थान में बोलते हैं, भामरबोड़ा हो गया, शाम के समय, सुबह के समय, शाम के टाइम में ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखना क्या हो जाता है बंद। तो वही स्थितियां होती है मार्च के समय दोनों ही ध्रुवों पर। देखना है 6 महीने के दिन कैसे होते हैं, 6 महीने की रात। अच्छी तरह से आप आराम से कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लो, रटने का कुछ भी नहीं। अगर एक बार आपने दिमाग में सारी चीजें कर ली तो जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। तो 21 मार्च के बाद में क्या होता है मित्रों कि सूर्य धीरे धीरे, अभी पता था कि धीरे धीरे क्या होगा, उत्तरायण होगा, ठीक है। जैसे सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण हुआ तो सूर्य की जो किरणें जो पहले यहाँ तक जा रही थी वो धीरे धीरे दोस्तों कहाँ तक जाने लग गई, यहाँ तक, ऐसे। और इसके विपरीत जो यहाँ पे थी, मैं ब्लैक लाइन से कर देता हूँ, जैसे ही उत्तरायण हुई तो जो पहले यहाँ तक आ रही थी किरणें अब इतनी रह गई और नीचे चली गई।
इस स्थिति में क्या होगा, जैसे ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध के लिए ये किस रूप में प्रकट हो रहा है, दिन के रूप में। कौन से रूप में प्रकट हो रहा है, दिन। क्यों हो रहा है दिन, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, उत्तरायण की वजह से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, इसलिए कौन सी अवधि होगी, इसलिए। इसके विपरीत मार्च के बाद में यहाँ पे स्थिति कौन सी बन जाती है दोस्तों, रात। यानी जो भ्रमर गोला में 21 मार्च को पढ़ा, वो भ्रमर गोला मेरी भाषा में उत्तरी गोलार्ध के लिए तो दिन का संकेत कर रहा था और दक्षिणी गोलार्ध के लिए किसका संकेत कर रहा था, रात का। अब आपको पता है कि यहाँ 21 मार्च है और यहाँ पे तारीख है 21 जून। लगभग 3 महीने सूर्य कौन से गोलार्ध में रहा, उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि 21 जून को तो सूर्य बिल्कुल कौन सी रेखा पे सीधा चमक रहा है, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर सूर्य जब चमक रहा है तो यहाँ पे अब 3 महीने यहाँ पे क्या रहा, 3 महीना यहाँ पे क्या रहा, दिन रहा। और यहाँ पे 3 महीना क्या रही, रात। अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 3 महीने दिन क्यों रहा, यहाँ 3 महीने रात क्यों रही। अब 21 जून के बाद में क्या होता है कि सूर्य वापस क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, दक्षिणायन होता है। जितना समय सूर्य को उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश देने में लगा उतना ही वापस आने में भी लगेगा। यानी मेरी भाषा में 3 महीने जाने के, 3 महीने आने के। अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के पास कोई गियर वाला सिस्टम है कि जाती टाइम तो दूसरा में गियर, आती टाइम में या चौथा में गियर, आती टाइम में टाप मंगा लिया या अलग कोई गियर आ गया कि जल्दी से आ गई, ऐसा नहीं है। यानी 3 महीने जब जाने में लगे और जाने में और 3 महीने ही वापस आने में, यानी 3 महीने बाद लगभग तारीख आ जाती है 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है कि धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ कोने कि एक साथ यार बैठ को बिल्कुल धीरे धीरे सूर्य का, जैसे हमने पढ़ी थी मेरी ऋतुएं, इस प्रकार सूर्य यहाँ ऐसे जैसे जैसे ये कहाँ आया, वापस दक्षिणायन हुआ और 21 मार्च को वहीं पे आ गया, 23 सितंबर को वहीं पे आ गया जहाँ पे क्या था 21 मार्च को। तो 3 महीने जाने के और 3 महीने आने के, 3 महीना और टोटल कितने हो गए मित्रों, 6 महीना। 6 महीने तक लगभग हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या रहा, सूर्य रहा। इसी वजह से हम उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने किसकी अवधि रही, दिन की अवधि। इसके विपरीत यहाँ पे सूर्य आया ही नहीं, जब आया 23 सितंबर को तब भी वो भ्रमर गोला था, वो रात की स्थिति थी। यहाँ पे 6 माह क्या रही, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब 23 सितंबर के बाद में क्या होगा कि सूर्य धीरे धीरे क्या होगा, दक्षिणायन होता है और तारीख कत्ती आ गई 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कौन सी रेखा पे सीधा चमक रहा है, मकर रेखा पे। तो आपने देखा है कि वापस 23 सितंबर वही स्थिति होगी दोनों गोलार्धों के लिए, भ्रमर गोला। पहले वाला भ्रमर गोला यहाँ दिन को इंगित कराता है, यहाँ पर रात का। 23 सितंबर के बाद में जैसे सूर्य क्या हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आया, तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आने की वजह से यहाँ पे प्रकाश पहुंचना मुश्किल हो गया और यहाँ पे प्रकाश आने लग गया। जब प्रकाश आने लग गया तो कितना महीना लगा, 3 महीने। क्योंकि मार्च के बाद, ये सितंबर के बाद में आप देख लो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने यहाँ रहा, तो अब स्थिति कहाँ की हो गई, पहले रात की जो स्थिति थी अब यहाँ पे स्थिति कहाँ की बन गई दोस्तों, दिन रहा 3 महीने, 3 महीने दिन। 22 दिसंबर तक सूर्य यहाँ प्रकाश रहा। 22 दिसंबर के बाद में सूर्य वापस क्या होगा, उत्तरायण होगा और स्थिति वापस वही आ जाती है 21 मार्च की। 3 महीने जाने के, 3 महीने आने के, 3 और 3 कितने हो गए, 6। यानी 6 माह यहाँ पे क्या हो गया, अब दिन। इसके विपरीत यहाँ पे 6 माह क्या हुआ, रात। अब आप देखो इस प्रकार से होता है ध्रुवों पर या गोलार्धों पे 6 महीने दिन, 6 महीने रात, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, इस प्रकार। अब आप सोचते होंगे सर यहाँ पे आदमी भी रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मानव नहीं, आदि मानव हम कह सकते हैं। आदिवासी जो लोग हैं, जो भी हमारी जो सभ्यता है, जो भी वर्तमान जो अपन जिस विचारधारा से, जिस धारा से जुड़े हैं, वो उससे बहुत दूर है। अब यहाँ पे
कि अब यहाँ ध्रुवों पे जो लोग रहते हैं कैसे लोग रहते हैं, बर्फीला एरिया है, जंगल है, काफी जानवरों का भी यहाँ डर रहता है। तो यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, इनका मुख्य काम यही होता है जीवन यापन करना, कि कैसे न कैसे अपनी जिंदगी चले बस। बाकी इनके लिए इतनी कोई कार्यविधि नहीं होती, इनके कोई टेंशन नहीं है कि डेयरी में दूध देने जाना है, स्कूल में पढ़ने जाना है, ऐसी इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको नहीं मतलब है किसी यूट्यूब चैनल से, किसी एकलव्य कोचिंग से, किसी आरपीएससी आरएस से, आईएएस से, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। तो इनका मुख्य काम होता है केवल जीवन यापन करना। जैसे आपने जनजातियां पढ़ते हो, एस्किमो वगैरह, तो यहाँ पे जनजातियां रहते हैं, आदिवासी रहते हैं यहाँ पे। कौन रहेंगे यहाँ पे? आदिवासी। और आदिवासियों की एक बहुत खास बात यह है दोस्तों कि इनमें जितना बलिदान और त्याग की जो भावना है, वो दोस्तों किसी भी समाज में, किसी भी जाति में नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो, जैसे हमने पढ़ा कि 21 मार्च के बाद में यहाँ पे दिन की स्थिति होने लगी। अब जब दिन की स्थिति हो गई तो ये अपने घरों से, जो बर्फीले घर होते हैं इनके, उन घरों से ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दिन की अवधि हो गई। और ये दिन के समय में यानी 6 महीने तक इनका मेन काम होता है राशन एकत्रित करना। ये क्या कर लेते हैं, राशन एकत्रित कर लेते हैं, खाने का काम रहता है और राशन एकत्रित कर लेते हैं। मांसाहारी होते हैं, मछली वगैरह आदि शिकार वगैरह ही करते हैं। तो राशन एकत्रित करना होता है। ये राशन एकत्रित क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि 6 महीने अभी दिन है, उसके बाद में क्या आने वाली है, रात। रात के समय में ये अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। तो इनका मेन जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो केवल होता है केवल राशन एकत्रित करना। अब क्या होता है, कभी कभार क्या है कि जनसंख्या भी बढ़ती रहती है और कोई काम भी नहीं है इनको। तो अब जब इनका राशन, जैसे मान लो कभी कभार क्या है कि 6 महीने का जो राशन एकत्रित किया था, हो सकता है वो 5 महीने में बीत जाए या 5.5 महीने बीत जाए, तो फिर बाकी परिवार कैसे जिए? क्योंकि बिना अगर खाए बिना रह भी नहीं सकते, आदमी मर जाएगा। तो इनमें जो मुखिया होता है, आदिवासी मुखिया, वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए अपने प्राणों पर क्या कर देता है, बलिदान कर देता है मित्रों। और वो क्या होगा, घरों से बाहर आ जाएगा और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद में जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, वो अपना पूरा जो भरण पोषण है इसको खा के जीवित रहते हैं। ये होता है त्याग। अपने यहाँ क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई को देख के नहीं चलता, ठीक है, दो भाई अपने सीओ पे लड़ रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। जैसे मान लो बड़ा भाई कोई जॉब में है या बढ़िया काम कर रहा है, या मान लो छोटा कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो यही सोचेगा कि बड़ोड़ो कदा कहीं नौकरी सोच जन्म हो जाओगे, वो भी मेरी जिया फटी है। ऐसी सोच अपने भारतीय समाज में है, लेकिन ऐसा इनमें नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात। चलो 5वां प्रभाव पढ़ते हैं। नंबर 5 पे है 4 साल पर, 4 साल में 29 फरवरी का आना। 4 साल में 29 फरवरी का आना, यानी 29 जो फरवरी, जो 29 तारीख जो है ना, वो 4 साल में एक बार ही आती है, वो भी हमने फरवरी में। क्यों क्या, और 4 साल बाद में ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और एक राउंड जो पूरा करती है, एक राउंड वो करती है 365 दिन, और लगभग हम कह सकते हैं 6 घंटे में एक पूरा परिक्रमा करती है दोस्तों। अब 365 दिन और 6 घंटे लग रहे हैं इसको, पृथ्वी को एक राउंड करने में। अब जबकि वर्ष जो बनता है, अब वर्ष बनना ये भी इसका प्रभाव है, यहाँ पे लिख देता हूँ साथ के साथ ही 6 नंबर पे। वर्ष बनते हैं, वर्ष का बनना। वर्ष कैसे बनेंगे, जब पूरी पृथ्वी एक पूरा राउंड काट के जाएगी तो हम एक वर्ष मान लेते हैं। ये भी कौन सी गति का प्रभाव है, परिक्रमण गति का।
तो हमने देखा कि पहला राउंड इसमें 365 दिन 6 घंटे में, एक वर्ष जो होता है सामान्य से एक वर्ष जो होता है वो कितने दिन का होता है? 365 दिन का। ऐसा था ही नहीं कि ऐसा कोई करें हम कि 365 दिन मान लें और 6 घंटे का एक छोटा सा दिन बना दे, ऐसा नहीं है। तो 365 दिन में एक वर्ष हो गया, अवधि मेरे पास कितनी ज्यादा बढ़ गई? 6 घंटे। पृथ्वी ने क्या किया? दूसरा हम ऐसा तो रहेगी पृथ्वी रुक जाएगी, पृथ्वी निरंतर अपना कार्य कर रही है, अपना धर्म निभा रही है। दूसरा राउंड वो का वही 365 दिन, यानी ये एक वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष, ऐसे भी समझ सकते हैं। और वो के वो 6 घंटे, कितने वर्ष हो गए? अब 2 वर्ष हो गए, 1+1। लेकिन 2 वर्ष हो गए, लेकिन घंटे भी कितने हैं? 6 और 6 12। तीसरा राउंड किया, वही 365 दिन और 6 घंटे। वर्ष कितने हो गए? +1, 3 वर्ष हो गए, लेकिन अभी घंटे कितने हो गए? 18 घंटे का भी दिन नहीं होता। चौथा राउंड 365 दिन और वो के वही 6 घंटे और प्लस फिर 1 वर्ष। तो वर्ष तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4 वर्ष। 4 वर्ष हो गए और ये 6 घंटे के हिसाब से कितने घंटे के? 24 घंटे। 24 घंटे में हम क्या मानते हैं? एक दिन। जैसे मैंने पढ़ा था ना शॉर्ट फीवर, एक दिन हो गया। यदि 4 साल के बाद में एक दिन की अवधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उसको कैलेंडर के कौन से वर्ष में हमने काउंट किया? फरवरी, क्योंकि फरवरी में 28 दिन है, बाकी सब में 30 है। तो फरवरी में हमने कितना मान लिया? 29 दिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ वर्ष भी बन रहे हैं। एक और पढ़ेंगे, एक प्रभाव है नंबर 5, वायुदाब पेटियों का खिसकाव, या वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण। कि जैसे हम पढ़ते हैं कि गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध जब जाएंगे तो वायुदाब पेटियां उत्तर की तरफ खिसक जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वायुदाब पड़ेंगे, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो वायुदाब पेटियों का खिसकाव या स्थानांतरण जो होता है कि जैसे मान लो कोई भी वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है, तो वो भी कौन सी गति के प्रभाव से हो रही है? परिक्रमण गति के प्रभाव से। तो वायुदाब पेटियां इसी कारण बन रही है। कितने प्रभाव पड़े हैं? 7 प्रभाव पढ़ लिए। एक लास्ट प्रभाव और देख लेते हैं। तो पूछ लेता है यहाँ से डायरेक्ट छोटे एग्जाम कौन सा प्रभाव इसका नहीं है, तो ये सारे हैं, बाकी वो वाले उसके हैं। इसके बाद में नंबर 8, आठवां प्रभाव है ताप कटिबंध। ताप कटिबंध जो बनते हैं वो भी कौन सी गति के प्रभाव से बनते हैं दोस्तों? परिक्रमण गति। और संपूर्ण विश्व की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे होता है, उसके बाद में करक मकर। इसी प्रकार देखो कुछ ताप कटिबंध भी बनते हैं। देखो ये आपका ये 0 डिग्री का जो आसपास का क्षेत्र है, तो आशा कर रहे हैं कि चीज समझ में आ रही होंगी आपको। हाँ, तो देखो 0 से लेके ये आपकी हो गई 30, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये हो गया दोस्तों साउथ। तो 0 से लेके, क्योंकि आपको पता है कि 23.5 डिग्री सूर्य कर्क रेखा पे रहता है, 23.5 ये कर्क यहीं पे रह जाती है, और ये 30 डिग्री, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ। तो यहाँ पे ज्यादातर समय में क्या होता है, आपने देखा कि सूर्य इसी क्षेत्र में ज्यादा रहता है। इसी क्षेत्र में रहने के कारण यहाँ पे जो ताप कटिबंध बनेगा वो बनेगा दोस्तों उष्ण उष्ण ताप कटिबंध। क्योंकि यहाँ पे गर्मियां क्या रहती हैं? ज्यादा रहती है, इसलिए कौन सा ताप कटिबंध बनेगा? उष्ण ताप कटिबंध। अगर आपसे पूछे उष्ण ताप कटिबंध कौन से अक्षांश के मध्य रहता है, तो 0 से 30 एन और एफ। इसके बाद में 30 से 40 लगभग यहाँ पे मान लेते हैं
30 से 40, 40 ये आपके एन है और ये आपका हो गया 40 एस। ये जो क्षेत्र रहेगा ये रहेगा उपोष्ण, यहाँ पे लिख देता हूं मैं उष्ण, यहाँ पे क्या है उपोष्ण। उपोष्ण यानी इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं पड़ती, यहाँ पे कौन सा हो गया उपोष्ण। इसके बाद में 40 से आगे की बात करें तो 40 से लेके 60, 40 से लेके 60, 40 से 60 तक ये 60 डिग्री आपके नॉर्थ और ये 60 डिग्री आपके साउथ है। तो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ। उसके आगे 60 डिग्री तक ये आपका कौन सा कटिबंध हो गया शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। और ये भी आपका कौन सा हो गया शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद में 60 से लेकर 90 डिग्री और 90 डिग्री यह आपका कौन सा कटिबंध हो गया शीत कटिबंध। यानी यहाँ पे हमेशा वर्ष भर क्या पड़ती है सर्दियाँ पड़ती है, बर्फीला एरिया है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो अगर आपसे पूछे कि ताप कटिबंध कितने हैं तो टोटल कितने हैं 4। कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे उष्ण, दूसरे पे उपोष्ण, तीसरे पे शीतोष्ण और चौथे पे शीत कटिबंध। यह आपके उत्तरी गोलार्ध में ऐसे जैसे अपने कहा है दक्षिणी गोलार्ध। एक प्रभाव हालांकि मैं पढ़ा चुका और समझ लो, अपसौर व उपसौर की स्थिति का बनना। हालांकि जो विद्यार्थी इस वीडियो को नए हैं जो देख रहे हैं वो एक बार सौर मंडल टॉपिक पढ़ लो, उसमें मैंने बता दिया अपसौर और उपसौर इस स्थिति का निर्धारण भी कौन सी गति के प्रभाव से हुआ है, परिक्रमण गति। तो ये आपकी पृथ्वी की गतियां जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो मैंने आपको कंप्लीटली पूरा करवा दिया है। आशा करते हैं कि आपको इसी समझ में आ गई होगी। तो अब नए टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे और ज्योग्राफी का या राजस्थान का कोई टॉपिक हम ले लेंगे। तो आप एक बार कमेंट वगैरह बहुत कम कर रहे हैं और आप शेयर भी बहुत कम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताया करो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको राजस्थान में अब नया क्या पढ़ना है। जैसे अब मैंने राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया, लोक देवता पढ़ लिया, साथ ही हमने राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ लिए। तो आपकी अगर कोई इच्छा हो तो आप अपने अनुसार बता दें, वरना मैं अपने अनुसार पढ़ सकता। तो धन्यवाद मित्रों, घर पर रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।